हेलो एवरीवन, टुडेज जी के प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले पिछला अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। सवाल था, हाल ही में खबरों में रहा चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शंस थे केरल, कर्नाटक, ओडिशा और तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए केरल। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य आदिवासी बस्तियों में बाजरा और स्थानिक फसलों की खेती को लेकर खबरों में था। अब बात करें चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य की, तो ये केरल राज्य के इदुक्की जिले में स्थित है। इसके दक्षिण में इरेविकुलम नेशनल पार्क, उत्तर में इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और पूर्व में कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। ये भारत में ग्रेट ग्रिजल्ड स्क्विरल यानी गिलहरी का आवास क्षेत्र है। चलिए अब आज के एपिसोड का पहला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 युग्म दिए गए हैं जिनमें बाईं ओर नृत्य है और दाईं ओर उनसे संबंधित राज्य या क्षेत्र हैं। तो पहला युग्म है लाहो मेघालय, दूसरा कुद जम्मू, तीसरा गोटीपुआ ओडिशा और चौथा बागुरुम्बा राजस्थान। आपको बताना है कि इनमें से कौन से युग्म सुमेलित हैं। ए केवल 1 और 4, बी 1, 2 और 3, सी केवल 1 और 2 या फिर डी केवल 3 और 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1, 2 और 3। बीती 29 अप्रैल को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया। इस दिवस की 1982 में संकल्पना यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय नृत्य परिषद यानी एनजीओ के साथ मिलकर पेश की थी। तब से इसे प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। लाहो नृत्य मेघालय के जयंतिया पहाड़ी क्षेत्र का एक लोक नृत्य है। ये ईश्वर का आशीर्वाद मांगने और बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए आयोजित किया जाता है, इसलिए युग्म एक सही सुमेलित है। कुद नृत्य जम्मू का एक लोक नृत्य है जिसे डोगरा समुदाय द्वारा फसलों की कटाई के बाद किया जाता है, इसलिए युग्म 2 सही सुमेलित है। गोटीपुआ ओडिशा राज्य में एक पारंपरिक नृत्य रूप है और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य का रूप इसी से निकला है। इस नृत्य में महिलाओं के वेश में तैयार होकर जगन्नाथ और कृष्ण भक्ति में नृत्य करते हैं, अतः युग्म 3 सही सुमेलित है। वहीं बागुरुम्बा एक लोक नृत्य है जो असम और पूर्वोत्तर भारत के बोडो लोगों द्वारा किया जाता है, इसलिए युग्म 4 सही सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये आर्कटिक और हिंद महासागर के बीच यूरेशिया के एक बड़े महाद्वीपीय क्षेत्र को कवर करता है। और दूसरा कथन, इस फ्लाईवे का उपयोग करने वाला साइबेरियाई क्रेन सारस IUCN की सूची में क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय यानी CMS के सहयोग से सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में प्रवासी पक्षियों के संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के लिए पक्षकार देशों के साथ बैठक की। चलिए अब जानते हैं सेंट्रल एशियन फ्लाईवे यानी CAF के बारे में। ये पक्षियों के लिए एक प्रमुख मार्ग है जो आर्कटिक महासागर से हिंद महासागर तक 30 देशों तक फैला हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप CAF का एक हिस्सा है जहां 182 प्रवासी जल पक्षी प्रजातियों, 29 विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों सहित के कम से कम 279 आबादी भारत में पाई जाती है। साइबेरियाई क्रेन या सारस प्रवासी मार्ग के रूप में CAF का उपयोग करता है और ये दुनिया का तीसरा सबसे दुर्लभ सारस है। ये IUCN के रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है, इसलिए कथन 2 सही है। चलिए अगला प्रश्न। विश्व थैलेसीमिया दिवस 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये हर साल 7 मई को मनाया जाता है। और दूसरा, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक विकार है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। तो सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। हाल ही में थैलेसीमिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक विकार है, इसलिए कथन 2 सही है। इसमें रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन जिन्हें हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है और लाल रक्त कोशिकाएं सामान्य से कम हो जाती हैं। इस विकार से पीड़ित व्यक्ति को धीरे धीरे थकान, कमजोरी और शरीर की धीमी वृद्धि का अनुभव होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। INS मगर है एक विध्वंसक, पनडुब्बी, फ्रिगेट या फिर लैंडिंग शिप टैंक? तो सही जवाब है ऑप्शन डी लैंडिंग शिप टैंक। हाल ही में भारतीय नौसेना के सबसे पुराने लैंडिंग शिप टैंक INS मगर को 36 वर्षों तक सेवा करने के बाद कोची नौसेना बेस में सेवा मुक्त कर दिया गया। इस जहाज को 1987 में गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में स्वर्गीय एडमिरल RH तहिलियानी ने शुरू किया था। इसे भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी जहाज होने का गौरव प्राप्त था। अपनी सेवा के दौरान इसने कई अभियानों, उभयचर अभ्यासों और मानवीय मिशनों में भाग लिया। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1,
ये केंद्र सरकार को राज्य को किसी भी तरह के आंतरिक या बाहरी खतरे से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार देता है। और 2, ये आपातकालीन प्रावधानों का हिस्सा नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। केवल 1, केवल 2, एक और 2 दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही 2। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल 1। चलिए व्याख्या देखते हैं। मणिपुर में हिंसा भड़काने के बाद राज्य में अनुच्छेद 355 लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355 कहता है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वो बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। इसलिए कथन 1 सही है। यह अनुच्छेद आपातकालीन प्रावधानों का हिस्सा है। आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक में निहित हैं। ये तमाम अनुच्छेद आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार को विशेष शक्तियां देते हैं। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबरों में चर्चित शब्द स्केरी बारबी किससे संबंधित है? ए, 2022 में खगोलविदों द्वारा खोजा गया एक दूर का तारा। बी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से खोजा गया अत्यंत विशाल ब्लैक होल। सी, काल्पनिक चरित्र का वर्णन करने के लिए साइंस फिक्शन राइटर्स द्वारा गढ़ा गया शब्द। या फिर डी, कण भौतिकी प्रयोगों में देखी गई घटना। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि एक अत्यंत विशाल ब्लैक होल एक दूर के तारे को तोड़कर खत्म कर रहा है। इस ब्लैक होल की खोज करने वाले वैज्ञानिकों ने इसका नाम स्केरी बारबी रखा है, जो बच्चों के एक प्यारे पात्र के नाम पर है। शोधकर्ताओं ने इसे AI इंजन का उपयोग करके खोजा है, जिसका नाम रिकमेंडर इंजन फॉर इंटेलिजेंट ट्रांजिएंट ट्रैकिंग, संक्षिप्त में REFITT है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक बिंदु को संदर्भित करता है जहां पदार्थ इतना संकुचित होता है कि एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाता है जिससे प्रकाश भी नहीं बच सकता। इस अवधारणा का सिद्धांत वर्ष 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया था और ब्लैक होल शब्द जॉन आर्चिबाल्ड व्हीलर द्वारा दिया गया था। तो इस तरह विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मैमटस क्लाउड्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये बादल आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में देखे जाते हैं। और दूसरा कथन, बड़े आकार के कपासी बादलों में विक्षोभ से निर्मित ये झंझावात उत्पन्न करते हैं। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? केवल 1, केवल 2, एक और 2 दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही 2। तो सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में इस्तांबुल शहर में मैमटस क्लाउड्स के चलते दिन के दौरान अचानक अंधेरा छाने की अनूठी घटना देखी गई। अब बात करें मैमटस क्लाउड्स की, तो ये असामान्य एवं विशिष्ट बादलों का एक प्रकार है जिनका निर्माण बादलों के आधार से उभारों की एक श्रृंखला के रूप में होता है। इसका आकार उभरी हुई आकृति से लेकर बादल के ऊपरी स्तर से लटकी एक लंबी ट्यूब के समान हो सकता है। मैमटस क्लाउड्स आमतौर पर समुद्र और समुद्री तटों पर देखे जाते हैं, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। बड़े आकार के कपासी बादलों में विक्षोभ से निर्मित होने के कारण मैमटस क्लाउड्स झंझावात उत्पन्न करते हैं। इससे आसपास के क्षेत्रों में ओलावृष्टि, भारी बारिश एवं बिजली गिरने की भी संभावना होती है। हालांकि ये अन्य प्रकार के बादलों पर भी निर्मित हो सकते हैं जो वर्षा का कारण नहीं बनते। अगला सवाल, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या हैं? 1, इस पर जुलाई 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे। 2, इसके हस्ताक्षरकर्ता रूस, तुर्की और यूक्रेन हैं। और 3, ये पहल केवल काला सागर में ओडेसा के यूक्रेनी बंदरगाह से वाणिज्यिक खाद्य और उर्वरक अमोनिया सहित निर्यात की अनुमति देती है। यहाँ दिए गए कोड का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1, 2 और 3, या फिर डी केवल 1 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल 1 और 2। हाल ही में रूस ने कहा कि ब्लैक सी ग्रेन डील का विस्तार करने का समय खत्म होता जा रहा है और ये डील 18 मई से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। गौरतलब है कि ब्लैक सी ग्रेन डील रूस यूक्रेन युद्ध के कारण आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से उत्पन्न होने वाली बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने का प्रयास है। इस पहल पर जुलाई 2022 में रूस, तुर्की और यूक्रेन ने हस्ताक्षर किए थे और संयुक्त राष्ट्र इसका साक्षी बना था। इसलिए कथन 1 और 2 सत्य हैं। ये पहल विशेष रूप से काला सागर में 3 प्रमुख यूक्रेनी बंदरगाहों ओडेसा, चोर्नोमोर्स्क और यजनी या पिवडेनी से वाणिज्यिक खाद्य और उर्वरक अमोनिया सहित निर्यात की अनुमति देती है। इसलिए कथन 3 सत्य नहीं है। तो इस तरह विकल्प सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या संस्थान की एक पहल है? श्रम और रोजगार मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, या फिर नीति आयोग? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने घोषणा की कि वो देश भर के 200 से अधिक जिलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला, संक्षिप्त में PMNAM, आयोजित करेगा। इसमें भाग लेने वाले संगठन संभावित प्रशिक्षुओं के साथ सीधे जुड़ सकते हैं और उनकी योग्यताओं के आधार पर मौके पर ही चयन कर सकते हैं।
इसके लिए www.apprenticeshipindia.gov.in वेबसाइट पर मेले के लिए पंजीकरण करना होगा और इसके बाद मेले के निकटतम स्थान का पता लग जाएगा। ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 5वीं से 12वीं पास हैं या जिनके पास कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र हैं या ITI प्रमाण पत्र धारक हैं या डिप्लोमा धारक हैं या स्नातक हैं, वे इस शिक्षुता मेले में आवेदन कर सकते हैं। ऐसे मेले पूरे देश में हर महीने के दूसरे सोमवार को आयोजित किए जाते हैं। तो इस तरह विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए अब अगला और अंतिम सवाल देखते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण यानी स्टार्ट कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की एक पहल है। और 2. इसका लक्ष्य केवल भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर विद्यार्थी ही हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण यानी स्टार्ट नामक एक नए प्रारंभिक स्तर के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है, इसलिए कथन 1 सही है। ये कार्यक्रम अंतरिक्ष विज्ञान के विभिन्न विषयों और क्षेत्रों को कवर करेगा, जिसमें खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी, हेलियोफिजिक्स और सूर्य पृथ्वी संपर्क, इंस्ट्रूमेंटेशन और एरोनॉमी शामिल हैं। स्टार्ट कार्यक्रम भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर और अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों के लिए लक्षित है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। देश के शैक्षिक संस्थान जिज्ञासा पोर्टल के माध्यम से कार्यक्रम के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। तो इस तरह विकल्प सही उत्तर है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में ग्रीन बैग्स शब्द खबरों में था, ये किससे संबंधित है? ए. फ्रांस में अधिकारों के लिए विरोध से। बी. US पेपर डॉलर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रचलित शब्द। सी. ग्रीन पीस की एक पर्यावरण पहल। या फिर डी. ग्रीन बॉन्ड के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रचलित शब्द। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।